नमस्ते एवरीबॉडी। पिछले वीडियो लेक्चर के दौरान हमने साइकस में पर्ण की आंतरिक संरचना की स्टडी की थी। मतलब हमने पाइनस में एनाटॉमी को कम्प्लीटली अध्ययन कर लिया था। वहाँ पर हमने जड़ की आंतरिक संरचना, उसमें द्वितीयक वृद्धि, तने की आंतरिक संरचना, उसमें द्वितीयक वृद्धि एवं पर्ण की आंतरिक संरचना या की एनाटॉमी को हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम स्टडी करने वाले हैं पाइनस में जनन, रिप्रोडक्शन इन पाइनस। अब जो पाइनस जो प्लांट्स होता है इसमें केवल हमें एक ही प्रकार का जनन देखने को मिलेगा। वह भी कौन सा? जो पाइनस होता है इसमें केवल जनन होता है वह भी लैंगिक विधियों द्वारा। मतलब इसमें कायिक और अलैंगिक जनन नहीं पाए जाते हैं। जनन केवल लैंगिक विधि के द्वारा ही या केवल लैंगिक जनन ही इसमें पाया जाता है। और मैंने जब पाइनस की मॉर्फोलॉजी की स्टडी करवाई थी तब मैंने एक पॉइंट वहाँ पर मेंशन किया था आपको कि जो पाइनस होता है वो कैसा होता है, मोनोसियस नेचर का होता है। मोनोसियस का मतलब क्या होता है? उभयलिंगाशय। उभयलिंगाशय का मतलब क्या होता है? नर और मादा जो जनन संरचनाएं बनेगी वह केवल एक ही प्लांट के ऊपर बनेगी। मतलब दोनों ही जो लिंग बनेगी या दोनों ही जो संरचनाएं बनेगी, नर जनन संरचना और मादा जनन संरचना, वह किसके ऊपर बनेगी? एक ही प्लांट के ऊपर बनेगी। इसी कारण पाइनस के प्लांट को उभयलिंगाश्रयी पादप या मोनोसियस नेचर का प्लांट कहा जाता है। जबकि हमने जो साइकस पढ़ा था, साइकस में क्या था? कौन सी नेचर का था? डायोसियस नेचर का था। डायोसियस का मतलब होता है एक लिंगाश्रय, एक लिंगाश्रय। इसका मतलब क्या था? नर और जो मादा जनन संरचनाएं थी वो अलग अलग प्लांट पर बन रही थी। नर जनन संरचना के लिए नर पादप का निर्माण होता है, क्या नर पादप के ऊपर नर जनन संरचना बनती है। जबकि जो मादा जनन संरचना या जो फीमेल कौन था या जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थे वह फीमेल प्लांट के ऊपर या मादा प्लांट के ऊपर बनते थे। मतलब डायोसियस में तो क्या होगा? नर तथा मादा पादप अलग अलग होंगे। जबकि मोनोसियस में क्या होगा? एक ही प्लांट होगा जिस पर नर जनन संरचनाएं भी बनेगी और मादा जनन संरचनाएं भी बनेगी। तो पाइनस की खास विशेषता क्या है? हम पूरे जिम्नोस्पर्म में पाइनस एक मोनोसियस नेचर का या उभयलिंगाश्रयी प्रकृति का पादप है, जिसमें जन्म के समय एक ही पादप के ऊपर क्या बनेगा? नर शंकु या मेल स्ट्रोबिलस का निर्माण होगा। मेल स्ट्रोबिलस और फीमेल स्ट्रोबिलस या मादा शंकु या मादा स्ट्रोबिलस, दोनों का ही निर्माण एक ही पादप की अलग अलग शाखाओं पर या एक ही शाखा पर हो सकता है। तो पाइनस का पादप कैसा है? उभयलिंगाश्रयी है। इसमें क्या होगा? नर शंकु या मेल स्ट्रोबिलस का निर्माण भी एक ही पादप पर होगा और मादा शंकु या मादा स्ट्रोबिलस का निर्माण भी एक ही पादप की अलग अलग शाखाओं पर या कभी कभी एक ही शाखाओं पर हो सकता है। परंतु यहाँ पर एक खास पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, पाइनस की कुछ स्पीसीज ऐसी भी होती है जिनमें बाइस्पोरेंजियट स्ट्रोबिलस देखने को मिलेंगे। जैसे हम बात करते हैं पाइनस मोंटेना की, पाइनस रॉक्सबर्गाई, पाइनस रॉक्सबर्गाई और पाइनस मेरिटिमा।
पाइनस मेरिटेमा। इनमें क्या होता है, पाइनस की जो ये तीनों ही स्पीसीज है, इनमें बाइस्पोरेंजिएट प्रकार के शंकु या स्ट्रोबिलस पाए जाते हैं। बाइस्पोरेंजिएट प्रकार के स्ट्रोबिलस पाए जाते हैं। बाइस्पोरेंजिएट को हिंदी में क्या कहते हैं, द्विबीजाणुधानी शंकु या स्ट्रोबिलस। द्विबीजाणुधानी मतलब दोनों ही प्रकार की क्या पाई जाएगी, बीजाणुधानियां पाई जाएगी। इसमें एक ही शंकु के अंदर या एक ही स्ट्रोबिलस के अंदर हमें लघु बीजाणुधानी भी देखने को मिलेगी और गुरु बीजाणुधानी भी देखने को मिलेगी। जबकि जो पाइनस की जो अन्य स्पीसीज है वहां पर जो गुरु बीजाणुधानियां होगी वो किसके अंदर होगी, मादा शंकु या फीमेल स्ट्रोबिलस के अंदर होगी। जबकि जो लघु बीजाणुधानियां या माइक्रोस्पोरेंजिया होगी वो किसके अंदर होगी, मेल स्ट्रोबिलस या मेल शंकु के अंदर होगी या नर शंकु के अंदर होगी। जबकि पाइनस की जो कुछ जातियां हैं, जैसे पाइनस मोन्टाना की बात करें हम, पाइनस वॉक्सबर्गाई की बात करें और पाइनस मैरिटिमा की बात करें, इनमें क्या होता है, बाइस्पोरेंजिएट प्रकार के स्ट्रोबिलस हमें देखने को मिलेंगे। द्विबीजाणुधानी शंकु मतलब एक ही शंकु के अंदर गुरु बीजाणुधानी भी होगी और लघु बीजाणुधानी भी होगी। इसे कहा जाता है बाइस्पोरेंजिएट स्ट्रोबिलस या द्विबीजाणुधानी शंकु कहा जाता है। तो यह हमने बात की पाइनस में लैंगिक जनन का जनरल रिप्रोडक्शन। पाइनस का नेचर कैसा है, मोनोसियस प्रकार का है, तो वे लिंगाश्रयी है, मतलब नर शंकु और जो मादा शंकु होते हैं वह एक ही प्लांट के ऊपर बनेंगे और अलग अलग शाखाओं पर बनेंगे। परंतु पाइनस की जो कुछ जातियां हैं जैसे पाइनस मोन्टाना, पाइनस वॉक्सबर्गाई या पाइनस लॉन्गिफोलिया और पाइनस मैरिटिमा, इनमें क्या होता है, द्विबीजाणुधानी शंकु पाए जाते हैं। अब इसी में ही पढ़ेंगे हम मेल कोन या नर शंकु। मेल कोन आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा वह मेल कोन। मेल कोन के अंदर क्या होगा, लघु बीजाणुकण या माइक्रोस्पोरोफिल होंगे। माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर लघु बीजाणुधानियां होंगी और उन लघु बीजाणुधानियों का विकास किस प्रकार हुआ है या उनका डेवलपमेंट को आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पर मेल कोन या नर शंकु या मेल स्ट्रोबिलस। तो आप सभी को पता होगा कि मेल कोन होता है किससे मिलकर बना हुआ होता है, लघु बीजाणु पर्ण से मिलकर बना हुआ होता है। मतलब जो लघु बीजाणु पर्ण होते हैं वह एक केंद्रीय अक्ष के चारों ओर श्रृंखलाकार क्रम में व्यवस्थित होकर किसका निर्माण करते हैं, मेल कोन का निर्माण करते हैं। और जो मैंने आपको पाइनस की जो मॉर्फोलॉजी पढ़ाई थी या पाइनस पादप की जो बाह्य संरचना पढ़ाई थी, वहां पर बाह्य संरचना के अंदर क्या देखा था हमने, मेल कोन का निर्माण कहां पर होता था। जैसे मान लिया जाए ये पाइनस के पादप आए थी बाह्य संरचना, यहाँ पर ये इसका मेन स्टेम मान लीजिए, इसकी असीमित वृद्धि वाली शाखाएं उपस्थित है जिन पर क्या पाई जा रही है, संकर्षण पाई जा रही है। और तने से या मेन स्टेम से और असीमित वृद्धि वाली शाखाओं से क्या निकलती है, सीमित वृद्धि वाली शाखाएं निकलती है जिनके शीर्ष भाग पर क्या पाई जाती है, प्रकाश संश्लेषी बंध पाई जाती है। और इन असीमित वृद्धि वाली शाखाओं पर किसका निर्माण होता है, मेल कोन का निर्माण होता है, जो कि किसके रूप में व्यवस्थित होते हैं, समूह के रूप में व्यवस्थित होते हैं। मतलब मेल कोन का समूह उपस्थित होता है जिनमें अनेक मेल कोन उपस्थित होते हैं। तो हम यहाँ से यह कह सकते हैं कि जो मेल कोन का निर्माण होता है वह किसके ऊपर होता है, असीमित वृद्धि वाली शाखा के ऊपर होता है। और असीमित वृद्धि वाली शाखा से क्या निकल सकती है, नॉर्मली देखें तो असीमित वृद्धि वाली शाखा से सीमित वृद्धि वाली शाखा का निर्माण होता है। कहां पर, असीमित वृद्धि वाली शाखा की जो संकर्षण है वहां से क्या निकलती है, सीमित वृद्धि वाली शाखा निकलती है
पाई जाती है। परंतु जब इसमें रिप्रोडक्शन का समय आता है या जब भी पाइनस के पादप को मेल कोन का निर्माण करना होता है, उस दौरान क्या होता है, पाइनस की जो असीमित वृद्धि वाली शाखा है उसकी सल्क पढ़ने के कक्ष में क्या निकलेगी, सीमित वृद्धि वाली शाखा निकलती है। परंतु यह सीमित वृद्धि वाली शाखा है या इसे क्या कहा जाता है, ड्वार्फ या शॉर्ट रोग, वह किसके रूप में रूपांतरित हो जाती है, यहाँ पर मेल कोन के रूप में रूपांतरित हो जाती है। हम ये बोलते हैं नहीं कि पुष्प एक रूपांतरित प्रवाह है। तो यहाँ पर जो सीमित वृद्धि वाली शाखा है इसे क्या बोला जाता है, ड्वार्फ या शॉर्ट प्रोह या छोटा प्रोह। यही किसके रूप में रूपांतरित हो जाता है, यहाँ पर मेल कोन के रूप में रूपांतरित हो जाता है। तो यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि जो मेल कोन होते हैं वह सीमित वृद्धि वाली शाखा के रूपांतरण से बनते हैं या ड्वार्फ शूट ही रूपांतरित होकर किसका निर्माण करती है, मेल कोन का निर्माण करती है। और मेल कोन कहाँ से निकलेंगे, असीमित वृद्धि वाली शाखा के सल्क खंड के कक्ष में से निकलते हैं और इनका निर्माण एक समूह के रूप में होता है और समूह में जिनकी संख्या 14 से लगभग 140 तक या 150 तक ये हो सकते हैं। सबसे कम पाए जाते हैं पाइनस वेलिजियाना के अंतर्गत और 140 तक इसमें पाए जाते हैं पाइनस रॉक्स बरगही के अंतर्गत। दोबारा से देखना, मेल कोन इनका फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, पाइनस की जो असीमित वृद्धि वाली शाखा है, असीमित वृद्धि वाली शाखा के सल्क खंड के कक्ष में मेल कोन का निर्माण होता है। वैसे तो अगर नॉर्मली देखें तो असीमित वृद्धि वाली शाखा के सल्क खंड के कक्ष में से सीमित वृद्धि वाली शाखा का ओरिजिन या इसका निर्माण होता है। परंतु जब रिप्रोडक्शन का समय आता है उस दौरान जो ये सीमित वृद्धि वाली शाखा है या ड्वार्फ शूट है, ये किसके रूप में रूपांतरित हो जाती है, मेल कोन के रूप में रूपांतरित हो जाती है। इसी कारण जो इसका ड्वार्फ शूट या सीमित वृद्धि वाली शाखा होती है, ये मतलब जो इसका जो मेल कोन होता है वह सीमित वृद्धि वाली शाखा का रूपांतरण माना जाता है या मॉडिफिकेशन ऑफ ड्वार्फ शूट माना जाता है। अब जो ये मेल कोन होता है ये समूह के रूप में बनते हैं यहाँ पर और समूह में संख्या 14 से 140 तक हो सकती है। अगर हम पाइनस वेलिजियाना की बात करें तो उनमें लगभग 14 तक मेल कोन पाए जाते हैं, परंतु 140 तक हम बात करें तो पाइनस रॉक्स बरगही के अंदर हमें यह देखने को मिलेंगे। जो ये मेल कोन होता है यह परिपक्व अवस्था में पीले भूरे रंग का दिखाई देता है, पीले भूरे रंग का दिखाई देता है। परिपक्व अवस्था में कैसा दिखाई देगा हमें, यह पीले भूरे रंग का दिखाई देता है। जबकि इसकी अगर हम साइज की बात करें तो ये 2 से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है और 5 से 6 मिलीमीटर व्यास का होता है, मतलब काफी छोटा होता है ये। और इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है, लघु बीजाणु पंड के द्वारा हुआ है, क्योंकि लघु बीजाणु पंड एक केंद्रीय अक्ष के चारों ओर सर्पिलाकार रूप में व्यवस्थित होकर किसका निर्माण करते हैं, मेल कोन का निर्माण करते हैं। जैसे ये है LS, इसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, इसमें क्या है, यह एक केंद्रीय अक्ष है या सेंट्रल एक्सिस है। इसके चारों ओर जो अनेक लघु बीजाणु कण हैं वह केंद्रीय अक्ष के चारों ओर संपूर्ण पर व्यवस्थित होते हैं एक सर्पिलाकार मैनर में और किसका निर्माण करते हैं, मेल कोन का निर्माण करते हैं। और जो यहाँ पर जो लघु बीजाणु कण है इसके अंदर क्या पाई जाती है, लघु बीजाणु धानियां पाई जाती है जिसके अंदर लघु बीजाणु या परागकण का निर्माण
होता है। अब हम बात करेंगे जो ये लघु बीजाणु अणु है इसकी संरचना की। भाई अगर इस अणु को यहाँ से निकाले तो ये संरचना में हमें कैसी दिखाई देगी। तो मेल कोण के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वह होगा लघु बीजाणु अणु। लघु बीजाणु अणु की बाह्य संरचना। तो अगर लघु बीजाणु अणु की अगर बाह्य संरचना की हम बात करें तो बाह्य संरचना में हमें 3 पोर्शन दिखाई देते हैं। एक तो एपोफाइसिस वाला पोर्शन, एक फलक वाला भाग, एक स्टाल्क वाला भाग। तो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं अपन। यह है इसका एपोफाइसिस वाला भाग और ये कौन सा है, फलक वाला भाग है जिसमें क्या पाई जाती है, लघु बीजाणु दानियां। और नीचे वाला जो ग्रंथ वाला भाग उपस्थित होता है। तो अगर इसकी संरचना में देखें तो इसकी संरचना में हमें 3 पोर्शन दिखाई देते हैं, परंतु इसकी तुलना हम किससे कर सकते हैं, जो एंजियोस्पर्म पादप है उनमें क्या पाए जाते हैं, पुंकेसर पाए जाते हैं। पुंकेसर के समान ही हमें संरचना दिखाई देती है, क्योंकि पुंकेसर आपने देखा होगा कैसा दिखाई देता है, ऊपर की ओर ग्राफलोस उपस्थित होता है और वह एक स्फुट अंशों के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। ऐसी संरचना लगभग इसमें दिखाई दे रही है। तो इसका कंपैरिजन हम एंजियोस्पर्म पादपों में पाए जाने वाले पुंकेसरों से कर सकते हैं। अब इसकी संरचना की बात करें तो इसकी संरचना में हमें 3 पोर्शन दिखाई देते हैं। एक तो एपोफाइसिस वाला पोर्शन या अधः स्फीतिका, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, अधः स्फीतिका। ये कैसा होता है, त्रिकोणाकार या नुकीला पोर्शन होता है, मतलब इसका जो शीर्ष भाग होता है वो नुकीला होता है। और कैसा है, यह बंधे पोर्शन है, क्योंकि इसमें क्या नहीं होता, लघु बीजाणु दानियों का निर्माण नहीं होता है, इसी कारण से बंधे पोर्शन कहा जाता है। और ये क्या है, एपोफाइसिस वाला पोर्शन है जो कि नुकीला, इसका ऊपरी शीर्ष नुकीला होता है। और ये कहाँ पर पाया जाता है, लघु बीजाणु अणु का शीर्ष भाग होता है। इसके बाद ये कौन सा पोर्शन है, इसका फलद वाला पोर्शन। अब जो ये फलद वाला जो पोर्शन होता है इसमें 2 लघु बीजाणु दानियां पाई जाती है। प्रत्येक पानी के अंदर हमें 2 लघु बीजाणु दानियां देखने को मिलेगी और इसी कारण लघु बीजाणु दानियों में किसका निर्माण होता है, परागकणों का या लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इसी कारण इस भाग को क्या कहा जाता है, फलद भाग कहा जाता है। और प्रत्येक लघु बीजाणु दानी के बीच में क्या पाई जाती है, एक स्फुटन रेखा या स्लिट या दरार पाई जाती है और यहीं से ही लघु बीजाणु दानियां परिपक्व होने के पश्चात फटती है। इसके पश्चात जो पोर्शन पाया जाता है कैसा है, एक वृत्तनुमा पोर्शन होता है या स्टाल्क लाइक पोर्शन होता है। ये भी कैसा होता है, बंधे होता है। और इसी वृत्त वाले भाग के द्वारा जो ये लघु बीजाणु कण है या माइक्रोस्पोरोफिल है, इस सेंट्रल एक्सिस या केंद्रीय एक्सिस से 90 डिग्री एंगल पर जुड़ा हुआ होता है। यहाँ से जो वृत्त वाला पोर्शन है यहीं से ही जुड़ा होता है 90 डिग्री एंगल पर। और एक बात और देखना, यहाँ पर जो ये लघु बीजाणु कण है, यह लघु बीजाणु कण का ये कौन सा वाला पोर्शन है, एपोफाइसिस वाला पोर्शन है। ये जो त्रिकोण वाला पोर्शन दिख रहा है वह एपोफाइसिस वाला पोर्शन है। तो यहाँ पर जो ऊपरी पन्न का जो एपोफाइसिस वाला जो पोर्शन होता है वह निचले पन्न के एपोफाइसिस वाले पोर्शन से थोड़ा बहुत ढका हुआ दिखाई देता है या ढका हुआ रहता है। मतलब इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि ऊपरी जो लघु बीजाणु कण है उसका एपोफाइसिस वाला पोर्शन निचले लघु बीजाणु कण के एपोफाइसिस वाले पोर्शन से ढका हुआ रहता है। तो ये बात की हमने यहाँ पर लघु बीजाणु कण की संरचना की। कितने भाग हैं, 3 भाग है, एपोफाइसिस बंधे भाग है क्योंकि बीजाणु दानियों का निर्माण नहीं होता। उसके बाद फलक भाग में हमें 2 लघु बीजाणु दानियां देखने को मिलेंगी, जिसमें लघु बीजाणुओं का या परागकणों का निर्माण होगा, इसी कारण से फलक भाग
जाता है और लघु बीजाणुधानी के मध्य क्या पाई जाती है, एक स्फुटन रेखा पाई जाती है। और उसके बाद क्या है, एक फ्रंट वाला भाग है जिसके द्वारा ये नर शंकु की या बेल कोन की केंद्रीय अक्ष से 90 डिग्री एंगल पर जुड़ा हुआ रहता है। अब इसके बाद देखेंगे जो लघु बीजाणु पांड में जो ये लघु बीजाणुधानी पाई जा रही है, इसकी संरचना और इसके विकास को हम अध्ययन करेंगे। तो पहले डायग्राम बनाते हैं इसका। अगर हम लघु बीजाणुधानी की संरचना की बात करें, इसकी संरचना कैसी होती है, अंडाकार आकृति की होती है और इसमें हमें 3 भित्तियां यहाँ पर दिखाई देती हैं। जो इसकी जो सबसे बाहरी भित्ति होती है उसे कहा जाता है एक्सोथीसियम या बहिर्टीसियम, जो कि केवल एक स्ट्रेट या वन लेयर्ड होती है। और जो इसकी जो मध्य भित्ति होती है उसे कहा जाता है मिडिल लेयर, जो कि 2 से 3 स्तरीय हमें दिखाई देगी। और जो सबसे आंतरिक भित्ति होती है उसे कहा जाता है टेपिटम। ये कैसी होती है, एक स्तरीय होती है। और जो ये टेपिटम है ये क्या कार्य करती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को पोषण देने का कार्य करती है। और लघु बीजाणुधानी के आंतरिक भाग में क्या उपस्थित होती है, माइक्रोस्पोर मदद से उपस्थित होती है। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं उपस्थित होती है जो कि टेपिटम से पोषण लेगी, अपना आकार बड़ा करेगी और फिर मेयोसिस डिवीजन द्वारा लघु बीजाणुओं का या लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण करने का कार्य करती है। तो दोबारा से देखना, अगर लघु बीजाणुधानी की संरचना की बात करें, लघु बीजाणुधानी की संरचना, इसकी जो संरचना हमें किस शेप की दिखाई देती है, अंडाकार शेप की दिखाई देती है। और इसके बाहर की ओर अनेक भित्तियां पाई जाती हैं, जिनमें जो सबसे बाहरी भित्ति होती है उसे एक्सोथीसियम कहा जाता है, यह एक स्तरीय होती है। उसके पश्चात 2 से 3 स्तरीय जो कौन सी लेयर होगी, मिडिल लेयर या मध्य परत होगी। और जो सबसे आंतरिक परत होती है उसे टेपिटम कहा जाता है। टेपिटम का कार्य क्या है, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने का। और बीजाणुधानी के आंतरिक भाग में क्या पाई जाती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल या लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं पाई जाती है, जो कि टेपिटम से पोषण लेकर पहले तो अपना आकार बड़ा करती है, फिर अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु चतुष्का या टेट्राड्स का निर्माण करती है। फिर टेट्राड्स की जब भित्तियां खुलेगी तो लघु बीजाणु या परागकण यहाँ से पृथक हो जाएंगे। अब हम जो हमारा अगला पॉइंट होगा उसमें हम लघु बीजाणुधानी का विकास किस प्रकार होता है यह हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर जो है लघु बीजाणुधानी दिखाई दे रही है, या फिर हमने अभी जो पांडे की जो आंतरिक पांडे की जो संरचना पढ़ी थी वहां पर जो ये लघु बीजाणुधानियां दिखाई दे रही थी, इनका निर्माण किस प्रकार हुआ होगा ये हमें स्टडी करना है। तो हमारा जो नेक्स्ट अगला पॉइंट होगा वह होगा लघु बीजाणुधानी का विकास या डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। तो आप सभी को पता है लघु बीजाणुधानी का जो विकास होता है वह कैसा होता है, यू स्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। और यू स्पोरेंजिएट का मतलब क्या होता है, जब लघु बीजाणुधानी के विकास में अगर एक या एक से अधिक कोशिकाएं भाग लेती है तो इस प्रकार का विकास क्या कहलाता है, यू स्पोरेंजिएट प्रकार का विकास कहलाता है। फिर उन कोशिकाओं में बार बार परिणति तकनीक विभाजन होने से ऐसी संरचनाएं बन जाती है लघु बीजाणु पांडे के अंदर। तो पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे फिर उसे समझेंगे। अगर हम लघु बीजाणुधानियों के विकास की बात करें तो लघु बीजाणुधानियों का जो विकास होता है वो किस प्रकार का होता है, यू स्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। क्योंकि लघु बीजाणुधानियों के विकास में यहाँ पर जो प्रारंभिक कोशिकाएं होती है वह एक या एक से अधिक प्रारंभिक कोशिकाएं यहाँ पर भाग लेती है। जैसे यहाँ पर बहुत सारी कम से कम 3 से 7 तक कोशिकाएं यहाँ पर भाग
ले सकते, परंतु कोशिकाओं का नंबर क्या होना चाहिए, एक से ज्यादा होना चाहिए। और ये किसकी कोशिकाएं होती है, क्योंकि लघु बीजाणु दानियां कहाँ पर बनेगी, तो पांड में या लघु बीजाणु पांड में बनती है। तो लघु बीजाणु पांड की हाइपोडर्मल कोशिका या हाइपोडर्मिस कोशिका एक से ज्यादा संख्या में भाग लेकर किसका निर्माण करती है, लघु बीजाणु दानियों का निर्माण करती है। अब यहाँ पर जो कोशिका एक प्रारंभिक कोशिका के रूप में कार्य करेगी उन्हें क्या कहा जाता है, माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल सेल, लघु बीजाणु दानी प्रारंभिक कोशिका। इन कोशिकाओं में सर्वप्रथम क्या होता है, एक परिणतिक विभाजन होता है। और परिणतिक विभाजन कैसा होता है, अनुप्रस्थ प्रकार का होता है, जिसके कारण कोशिकाओं की एक परत से दो परतों का निर्माण हो जाएगा। और जो इसकी बाह्य परत है उसे तो क्या कहेंगे, प्राथमिक द्वितीय परत या प्राइमरी वॉल लेयर। और जो इसकी आंतरिक परत है उसे कहेंगे हम प्राथमिक बीजाणुजन परत या प्राथमिक स्पोरोजेनस लेयर, प्राथमिक बीजाणुजन परत। अब इन दोनों ही परतों में क्या होता है, अनेक परिणतिक व अपनतिक विभाजन होते हैं, जिसमें से जो प्राथमिक द्वितीय परत होती है इसमें परिणतिक और अपनतिक विभाजन होने से क्या होगा, तीन प्रकार की परतें बनेगी। जो सबसे बाह्यतम परत होगी उसे तो क्या कहेंगे, एक्सोथीशियन कहेंगे, और ये केवल एक लेयर या एक स्तरीय होगी। इसके बाद जो परत बनेगी उसे क्या कहेंगे हम, मिडिल लेयर कहेंगे, जो कि कैसी होगी, 2 से 3 स्तरीय होगी। और मिडिल लेयर के आंतरिक भाग में जो परत बनेगी उसे क्या कहेंगे, टेपिटम कहेंगे। और टेपिटम की कोशिकाएं कैसी होती है, बहुकेंद्रकीय होती है, और यह भी कैसी होगी, एक स्तरीय होगी। और टेपिटम का कार्य क्या है, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को पोषण देने का कार्य। इसके पश्चात जो प्राथमिक बीजाणुजन परत है इसमें भी क्या होंगे, अनेक परिणतिक व अपनतिक विभाजन होंगे, जिसके कारण बहुत सारी कोशिकाओं की परतें बनेगी। और इन परतों को क्या कहा जाता है, स्पोरोजीनस टिश्यू या बीजाणुजन ऊतक कहा जाता है। मतलब बीजाणुजन ऊतक के द्वारा क्या बनाए जाएंगे, बीजाणु बनाए जाएंगे या लघु बीजाणु बनाए जाएंगे। इसी कारण प्राथमिक बीजाणुजन परत के द्वारा तो पहले क्या होता है, बीजाणुजन ऊतक का निर्माण होता है। फिर ये जब ये बीजाणुजन ऊतक की जो ये कोशिकाएं हैं ये आपस में एक दूसरे से दूर हटेगी तो किसका निर्माण कर देगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल का या लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण कर देगी। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, इनका निर्माण किसके द्वारा होगा, बीजाणुजन ऊतक की कोशिकाओं के आपस में सेपरेट होने के कारण लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनेगी। फिर यह लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं टेपिटम से पोषण लेने का कार्य करती है, जिसके कारण ये क्या हो जाती है, बड़ी बड़ी हो जाती है। और बड़ी होने के कारण क्या होता है, यहाँ पर टेपिटम क्या हो जाएगी, क्योंकि टेपिटम पोषण देकर अपहासित या विघटित हो जाती है। तो यहाँ पर हमें जहाँ पर हमें लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं काफी बड़ी दिखाई देगी या लघु बीजाणु चतुष्कों का निर्माण हो चुका होगा, उस दौरान हमें टेपिटम कैसी दिखाई देगी, विघटित रूप में हमें दिखाई देगी। फिर जो ये लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण होता है या माइक्रोस्पोर टेट्राड्स का निर्माण होता है। फिर जब इन माइक्रोस्पोर टेट्राड्स की जब भित्तियां खुलेंगी तो लघु बीजाणु दानी के अंदर क्या बन जाएंगे, अंकयुक्त लघु बीजाणु बन जाएंगे। क्या बनेंगे, अंकयुक्त लघु बीजाणु का यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। यहाँ पर जो लघु बीजाणु बनेंगे, पता है लघु बीजाणु में क्या पाया जाएगा, अंक या विंग लाइक संरचनाएं पाई जाएंगी। इसकी क्या है, पेंटाइन है, और ये इसकी क्या है, एक्जाइन। एक्जाइन कैसी होती है, मोटर होती है, और एक्जाइनी फैलकर किसका निर्माण करती है, विंग्स लाइक संरचना का या पंख वाली संरचना का निर्माण करती है।
ये था लघु बीजाणुधानी का विकास। कैसे होता है दोबारा से समझना। प्रारंभिक कोशिका कौन कार्य करेगी, पानी की हाइपोडर्मिस जो कोशिकाएं होती है यहाँ पर इनिशियल सेल्स के रूप में कार्य करती हैं और उनकी संख्या एक से ज्यादा होती है। इस प्रकार का जो विकास होता है वो कैसा होता है, यू स्पोरेंजियन प्रकार का होता है। और इन इनिशियल सेल्स को क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियन इनिशियल सेल या लघु बीजाणुधानी प्रारंभिक कोशिका कहते हैं। इसमें क्या होगा, परिणातिक विभाजन होगा जिसके कारण कोशिकाओं की दो परतें बनेगी। बाहरी परत को प्राथमिक भित्ति परत, आंतरिक परत को प्राथमिक बीजाणुजन परत कहेंगे। प्राथमिक भित्ति परत लघु बीजाणुधानी की भित्तियों का निर्माण करेगी और प्राथमिक बीजाणुजन परत बीजाणुओं का या लघु बीजाणुओं का निर्माण करने का कार्य करेगी। तो क्या किया जाकर इनसे लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा। अब जो है प्राथमिक भित्ति परत है और प्राथमिक बीजाणुजन परत है, इसमें अनेक परिणातिक और अपनतिक विभाजन होते हैं। परिणातिक विभाजन के द्वारा तो क्या होगा, परतों की संख्या में वृद्धि होगी, जबकि जो अपनतिक विभाजन होता है उसमें कोशिकाओं की संख्या ज्यादा बढ़ेगी। परिणातिक विभाजन कैसा होता है, जैसे ये कोई कोशिकाओं की परत है, परिणातिक विभाजन होगा तो सभी कोशिकाओं में मतलब अनुप्रस्थ विभाजन होगा एक साथ, जिसके कारण कोशिकाओं की दो परतें बन जाएगी। परंतु जो अपनतिक विभाजन होता है वो कैसा होता है, लंबवत होता है, जिसके कारण कोशिकाएं ज्यादा मात्रा में बनेगी। जैसे यहाँ पर 4 कोशिकाएं थी तो अपनतिक विभाजन होने से 8 कोशिकाएं बन गई, जिसके कारण जो लघु बीजाणुधानी है इसका साइज इंक्रीज होगा, इसकी साइज बढ़ जाएगी। क्योंकि हमें डेवलपमेंट के साथ साथ क्या करना है, इसकी साइज भी, इसका आकार भी बढ़ाना है। तो परिणातिक विभाजन के साथ साथ अपनतिक विभाजन भी करवाना होगा, जिसके कारण डेवलपमेंट होते होते होने के साथ साथ क्या होगा, इसकी साइज या लघु बीजाणुधानी की साइज भी यहाँ पर बढ़ेगी। अब दोनों ही परतों में क्या होगा, परिणातिक अपनतिक विभाजन होने से एक तो बीजाणुधानी परतों का निर्माण होगा और एक बीजाणुधानी ऊतक का निर्माण होगा। प्राथमिक भित्ति परत से तो 3 बीजाणुधानी परतों का निर्माण होगा। सबसे बाह्य जो परत होती है उसे क्या कहेंगे, एक्सोथीसियम कहेंगे। ये एक स्तरीय होगी, इसके पश्चात मिडिल लेयर होगी और 2 से 3 स्तरीय होगी और उसके सबसे आंतरिक भाग में क्या होगी, टेपिटम होगी जो कि एक स्तरीय होगी। और टेपिटम क्या करती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को पोषण देने का कार्य करती है, वो पोषण देकर अपाशित हो जाती है। और जब प्राथमिक बीजाणुजन परत में अनेक परिणातिक अपनतिक विभाजन होंगे, जिसके कारण कोशिकाओं की अनेक परतें बनेगी और उन कोशिकाओं की परतों को क्या कहा जाता है, बीजाणुजन ऊतक कहा जाता है। जब ये बीजाणुजन ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से पृथक होगी तो किसका निर्माण कर देगी, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण कर देगी। अब जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं ये टेपिटम से पोषण लेगी, जिसके कारण इनका आकार बड़ा हो जाएगा और टेपिटम के किस अवस्था में आ जाएगी, अपहासित अवस्था में या विघटित अवस्था में आ जाएगी। फिर इन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा, जिसके कारण क्या बनेंगे, लघु बीजाणु चतुष्क या माइक्रोस्पोर टेट्राड्स का निर्माण होगा। फिर टेट्राड्स की भित्तियां घुल जाने पर प्रत्येक लघु बीजाणु या परागकण पृथक हो जाएगा और परागकण के पृथक होने के पश्चात ये कैसी संरचना में दिखाई देता है, पंख युक्त संरचना में दिखाई देता है। क्योंकि परागकण या लघु बीजाणु के चारों ओर 2 भित्तियां उपस्थित होती है, एक तो होती है एक्जाइल ग्रंथि की बाहरी तथा मोटी भित्ति होती है और एक होती है इंटाइन ग्रंथि पतली तथा कोमल भित्ति होती है। और यहाँ पर जो एक्जाइल होती है यह लघु बीजाणुओं के दोनों साइड पर फैलकर पंख युक्त संरचना का निर्माण करती है। और ये जो पंख युक्त संरचना होती है ये लघु बीजाणु के परिकीर्णन में हेल्प करते हैं या लघु बीजाणुओं का दूर दूर तक परिकीर्णन कराने में या परागण कराने में सहायता प्रदान करते हैं, क्योंकि ये इन्हें उड़ने में सहायता देते हैं, जिसके कारण लघु बीजाणुधानी दूर दूर परिकीर्णित हो जाते हैं। तो ये एक खास विशेषता है पाइनस के अंदर, पंख युक्त लघु बीजाणु का पाया जाना पाइनस की एक लाक्षणिक विशेषता है। ये था लघु बीजाणुधानी का विकास। अब हम इसका पहले लाइनर डायग्राम भी बनाएंगे। तो क्या था इसका सेलुलर डायग्राम था, अब इसका लाइनर डायग्राम बनाएंगे, वापस से इसको
समझेंगे और उसके बाद लघु बीजाणु दानी का हम क्या करा देंगे, स्फुटन करा देंगे, जो कि कहाँ से होगा, स्फुटन रेखा से होगा। अगर लघु बीजाणु दानी का विकास देखें तो उसको हम लाइनर डायग्राम की सहायता से भी समझ सकते हैं। लाइनर डायग्राम की सहायता से कैसे समझेंगे हम, लघु बीजाणु दानियों का विकास कहाँ पर होता है, लघु बीजाणु पर्ण पर होता है। तो लघु बीजाणु पर्ण की ही जो हाइपोडर्मिस कोशिकाएं होती है वह यहाँ पर एक से अधिक इनिशियल सेल्स के रूप में कार्य करेंगी, जिन्हें क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल सेल। अब माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल सेल्स की परत में क्या होता है, एक परिणतिक विभाजन होता है, जिसके कारण दो व्रतों का निर्माण होता है। और जो ये बाह्य व्रत होते हैं इसी को कहेंगे प्राथमिक भित्ति परत या प्राइमरी वॉल लेयर, जबकि जो आंतरिक परत होती है या इनर लेयर होती है उसे कहेंगे प्राथमिक बीजाणुजन परत या प्राइमरी स्पोरोजिनस लेयर। अब इन दोनों ही परतों पे क्या होता है, अनेक परिणतिक व अपनतिक विभाजन होते हैं, अनेक परिणतिक व अपनतिक विभाजन होते हैं, जिसके कारण जो प्राइमरी वॉल लेयर है ये तो क्या करेगी, बीजाणु प्राणी की बहुस्तरीय भित्ति का निर्माण करेगी, जिनमें से जो सबसे बाह्य भित्ति होगी उसे कहेंगे एक्सोथिक्सियन, जो कि एक स्तरीय होगी। उसके पश्चात मिडिल लेयर होगी जो कि 2 से 3 स्तरीय होगी, और फाइनली जो सबसे आंतरिक भित्ति होगी वह टेपिटम होगी, और यह कैसी होगी, एक स्तरीय होगी। और इनमें से जो टेपिटम होती है यही सबसे इम्पोर्टेंट लेयर होती है, क्योंकि यही क्या करती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को पोषण देने का कार्य करती है। अब जब प्राथमिक स्पोरोजेनस टिश्यू में या प्राथमिक बीजाणुजन ऊतक में भी अनेक परिणतिक और अपनतिक विभाजन होते हैं, तो बीजाणुजन ऊतक का निर्माण होता है, मतलब अनेक कोशिकाएं बनेगी, जिन्हें क्या कर देते हैं, कोशिकाओं का समूह टिश्यू कहलाता है। स्पोरोजेनस कोशिकाओं का टिश्यू क्या कहलाएगा, बीजाणुजन ऊतक या स्पोरोजेनस टिश्यू कहलाएगा। अब स्पोरोजेनस टिश्यू की जब कोशिकाएं एक दूसरे से पृथक होगी तो किसका निर्माण हो जाता है, वहां पर माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण हो जाता है, जो कि टेपिटम से क्या लेगी, न्यूट्रिशन या पोषण लेगी, अपना साइज बड़ा करेगी, फिर मियोसिस डिवीजन या अर्धसूत्री विभाजन करेगी, जिसके कारण क्या होगा, आकार बड़ा हो जाएगा। फिर मियोसिस के दौरान क्या होगा, लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण होगा, और उन लघु बीजाणु चतुष्क की भित्तियों के घुलने से क्या बन जाएंगे, लघु बीजाणु बन जाएंगे, जो कि कैसे होंगे, अंक युक्त या विंग लाइक संरचना युक्त होंगे, और वो विंग लाइक संरचना ही लघु बीजाणु के प्रकीर्णन में हेल्प करती है। और यही सबसे खास बात है पाइलस की। पाइलस में कैसे लघु बीजाणु पाए जाते हैं, अंक युक्त लघु बीजाणु या परागकण पाए जाते हैं। इसके बाद हमने लघु बीजाणु के अंदर क्या बना लिए, माइक्रोस्पोर बना लिए। अब इन माइक्रोस्पोर को क्या करना है, हमें प्रकीर्णन करना या परागण करवाना है। तो परागण कैसे होगा, पहले क्या होगा, लघु बीजाणुदानी फटेगी, लघु बीजाणुदानी के फटने पर लघु बीजाणु परागित होकर कहां पर चले जाएंगे, बीजांड के ऊपर चले जाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा, हम लघु बीजाणुदानी का स्फुटन करवाना पड़ेगा। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा वो क्या होगा, लघु बीजाणु दानी का स्फुटन। तो जब भी लघु बीजाणु दानी परिपक्व होगी तो परिपक्व होने के दौरान क्या होंगे, लघु बीजाणु दानी के ऊपर जो स्फुटन रेखा है वहां से हट जाएगी, जिसके कारण जो लघु बीजाणुदानी के अंदर जो लघु बीजाणु है वह दूर दूर के वातावरण में चले जाते हैं। और शंकु में जो इसका जो मेल कोन होता है पाइलस का, उसमें जितनी भी जो लघु बीजाणुदानियां होती है उसमें या लघु बीजाणुदानियों में परिपक्वन एक साथ होता है, जिसके कारण सभी लघु बीजाणुदानियां एक साथ पड़ती है और उनमें हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लघु बीजाणु एक साथ प्रकीर्णित या बाहर निकलते हैं। और जो लघु बीजाणु का जो रंग होता है वह पीला होता है, येलो कलर के या सुनहरे कलर के
होते हैं, जिसके कारण जो पाइलस के वनों का जो वातावरण है वो पीले रंग का हो जाता है। इसी कारण जो लघु बीजाणुओं का जो प्रकीर्णन होता है या जो लघु बीजाणुआ फटती है तो उसे क्या कहा जाता है, सल्फर की बौछार भी कहा जाता है। सल्फर की बौछार या शोवर्स ऑफ सल्फर। सल्फर की बौछार जो कहा जाता है, शंकु की सभी लघु बीजाणुदानियां एक साथ परिपक्व होती है और एक साथ फटती है, जिसके कारण सारे ही लघु बीजाणु बाह्य वातावरण में निष्कासित हो जाते हैं। और लघु बीजाणुओं का जो कलर होता है वो कैसा होता है, येलो कलर का या सुनहरा कलर होता है, जिसके कारण जो पाइनस के वनों का जो आसपास वातावरण है या पाइनस के वनों का जो वातावरण है वह पीले रंग का या सुनहरे रंग का हो जाता है। इसी कारण उसे क्या कहा जाता है, सल्फर की बौछार भी कहा जाता है। तो यह हमने लघु बीजाणु बना ली। अब हम अगले लेक्चर के दौरान मादा शंकु और लघु बीजाणु पर्ण की संरचना का अध्ययन करेंगे और उसके दौरान हम बीजांड की संरचना को भी स्टडी करेंगे। थैंक यू।